So let me discuss today what is hyperconjugation. Hyperconjugation. देखो बेटे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत क्या है. वाई वी हैव हाइपर कॉन्जुगेशन. हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आ गया था, हमारे पास रिजोनेंस आ गई थी, मीजोमेरिक इफेक्ट आ गया था. इन सब इफेक्ट के होने के बावजूद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत क्या है, वाई वी नीड इट. देखो बेटे, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसको प्रोपीन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोपीन. अब तक तो समझ में आ गया होगा कि दिस इज कॉल्ड एज प्रोपीन, प्रोप 1 इन प्रोपीन, है ना. अब बेटे यहां पे सिंगल बॉन्ड है और यहां पे डबल बॉन्ड है. हम ये जानते थे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, और हमें यह भी पता था कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, है ना बेटा. ऐसा होना चाहिए था. अब ऐसा होता, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ जो थी वो 1.42 एंगस्ट्रॉम आ गई. 1.42 एंगस्ट्रॉम आ गई और दोनों की सेम. मजे की बात यहां यह थी कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो गई. तो दिमाग में आया कि क्या यहां पे रिजोनेंस तो नहीं. अब बात यह थी, रिजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए. क्या यहां कॉन्जुगेशन है? यहां तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है. यहां डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, आगे तो कुछ है नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज ना कोई और चीज, तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो रिजोनेंस के चांसेस थे नहीं. फिर अगर चलो मान लो क्या बोल देते कोई वजह है जी रिजोनेंस होगी, कोई भी वजह XYZ है ना, हमारे को नहीं पता, पर रिजोनेंस हो गई. बेटा रिजोनेंस से बॉन्ड लेंथ मैंने क्या बताई थी, 1.38 एंगस्ट्रॉम हो जानी चाहिए थी. हमें समझ में आ रही है कि ये 1.42 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि ये रिजोनेंस से थोड़ी बड़ी है. तो यहां कुछ ऐसा लग रहा है जो रिजोनेंस से कमजोर है, रिजोनेंस से वीक इफेक्ट है. ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब रिजोनेंस हो जाती है तो सारे जो जो कार्बन एटम रिजोनेंस में होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है तो 1.38 एंगस्ट्रॉम होती है. ये उससे ज्यादा थी. इसका मतलब रिजोनेंस नहीं है, पर रिजोनेंस जैसा कुछ तो है जिससे इसमें दोनों जगह पे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए. पर ये समझ नहीं आ रहा था. फिर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई, उससे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब हमने ये एक CH3 ग्रुप लिया और एक लिया CH2 CH3 ग्रुप, एक लिया CH3 CH CH3 और एक लिया CH3 CH3 CH3. अगर मैं इनका प्लस आई इफेक्ट लेता हूं तो क्या ऑर्डर चाहिए हमारे को, प्लस आई में ऑर्डर ये होना चाहिए था, है ना, मोर आर द कार्बन एटम्स, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव, तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, ऑर्डर ये होना चाहिए था. अब हमने इसी ग्रुप को ना कॉन्जुगेटेड स्पीशीज पे लगा दिया, किसी कॉन्जुगेटेड कार्बन के साथ लगा दिया, से बेंजीन पे लगा दिया. जब बेंजीन पे लगा दिया, हमने इसको बेंजीन के ऊपर लगाया ऐसे करके, और यहां पर ये ऐसे करके, जब हमने इसको बेंजीन रिंग पे लगाया तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, हुआ ये इसका प्लस साइन इफेक्ट उल्टा हो गया. अब इसमें प्लस साइन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिंग पे जाते हैं, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन रिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच. रिंग के इलेक्ट्रॉन रिच होने को हम बोलते हैं एक्टिवेशन. क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन टूवर्ड्स ESR. एक ESR रिएक्शन होता है, ठीक, उसकी तरफ एक्टिवेशन. तो ये रिंग एक्टिवेटेड तो थे, बट ये सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड था, ये उससे कम, ये उससे कम. यानी हमें यह समझ में आया कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स
alkyl groups is reversed when they are attached to conjugated system। जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से हम अल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो उसका प्लस का इफेक्ट ऑपोजिट हो जाता है। अब ये समझ नहीं आ रहा था क्यों हो जाता है भाई, और ना ही प्रोपीन के बॉन्ड लेंथ की कोई माया समझ में आ रही थी। तो यहां पर दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन। उन्होंने अपना एक रिएक्शन किया था। अभी तुम्हें वो रिएक्शन करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि रिएक्शन आगे करवाऊंगा तभी तो वो रिएक्शन नहीं समझ में आए, ठीक। तो इसको हमने बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी बोल दिया, बेकर एंड नाथन इफेक्ट, ठीक है। और कई अंग्रेज लोग इसको एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोल देते थे। क्या बोल देते थे? एंकीमेरिक असिस्टेंस, एंकीमेरिक असिस्टेंस, ठीक। हालांकि एंकीमेरिक असिस्टेंस बाद में अलग तरह से प्रेजेंट किया गया, बट शुरुआत में इसी को एंकीमेरिक असिस्टेंस का नाम भी दे दिया गया। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला गया, पर था क्या बेटा? ये कहता है कि ये क्यों हुआ होगा। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्या कहता है कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है कि नहीं, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये C और C है ना, और इन C में आपस में क्या है? पाई बॉन्ड, ये दो वाले। और क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 है तो ट्रायंगुलर होना चाहिए कि नहीं, ट्राइगोनल होना चाहिए कि नहीं। तो ये वाला कार्बन ऊपर चला गया और इसका तो एक क्या लगा है? H, एक H इधर आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके साथ ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप्ड थे, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन थे एक हाइड्रोजन का। ये गोला गोला क्या बनाया? ये गोला गोला बनाया हाइड्रोजन, गोला गोला क्या बनाया? हाइड्रोजन। और ये टुंडी टुंडी क्या बनाई? कार्बन के p ऑर्बिटल्स, है ना, sp3 ऑर्बिटल्स, आई शुड से नॉट p, sp3 ऑर्बिटल्स। बोलो क्लियर होता है? अब ये क्या कहता है? ये कहते हैं कि क्योंकि ये कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, और इनमें से कोई एक ऑर्बिटल, चारों में, इन तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसके थोड़ी पास आ जाएगा। जब इसके पास आएगा तो उसमें पार्शियल ओवरलैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पार्शियल ओवरलैप हो जाएगी किसी एक बॉन्ड की, ठीक। अब पार्शियल ओवरलैप हो गई किसी एक बॉन्ड की, ओवरलैप को क्या बोलते थे? कॉन्जुगेशन। क्या बोलते थे? कॉन्जुगेशन। पार्शियल ओवरलैप को क्या बोलते थे? कॉन्जुगेशन। पर बेटा यहां रिजोनेंस वाली कॉन्जुगेशन तो नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल तो नहीं है, ठीक। यहां पे ये पार्शियल ओवरलैप को इन्होंने बोल दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोल दिया? हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलता होता क्या है बेटा? ये जो पार्शियल ओवरलैप हुआ इससे क्या हुआ? इधर ध्यान देंगे प्लीज सारे बच्चे, लिखना बाद में, समझ लेना पहले। बोलता है मेरे पास ये C के साथ H लगा है, H लगा है, H लगा है, और ये CH2 है, यहां पर H है, ओके। कहता है ड्यू टू पार्शियल ओवरलैप इसके इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन के पास और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे? कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी इस ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। उससे हमारे पास क्या बना? एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, ये H, ये H। अब इसके इलेक्ट्रॉन तो आगे ही चले गए, एक इलेक्ट्रॉन गया ना भाई, ठीक। ये पूरा पूरा पेयर चला गया होगा आगे, तो H पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? भूखा नंगा हो जाएगा कि नहीं? और इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इन दो कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं? और अगले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे कि नहीं? और यहां पे नेगेटिव आएगा कि नहीं?
हुआ क्या कि ये जो कार्बन था उसके अगले कार्बन के साथ जो H था, उस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हुए, और क्योंकि इसमें पार्शियल ओवरलैप था उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से डीलोकलाइज हुए, आगे चले गए, ये आगे चले गए। ठीक है जी, उसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, अब बेटा जैसा H ये है वैसा ही तो H ये है ना, इसने खोती को हाथ लगाया हुआ है, ये नहीं दे सकता क्या? ये भी तो दे सकता, कोई भी एक हो सकता था, हमारे को कौन सा पता है कौन सा होगा, है ना? तो हमने इसका एक और स्ट्रक्चर बना दिया। जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते। तो हमने इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया, हमने बोला CH, यहां पर H, और इन नीचे वाले H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, डबल बॉन्ड CH2 1 नेगेटिव, ये बन गया होगा। समझ में आई? अब H तो तीसरा भी है, तो तीसरे H ने भी दिया होगा CH, यहां H पॉजिटिव, और यहां पे डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 1 नेगेटिव। ठीक है जी, इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बने हैं, ठीक, इसकी वजह से जो इसका हाइब्रिड बनेगा, जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा, C और C। ठीक है जी, यहां पे H में पार्शियल बॉन्ड, इस H में भी पार्शियल बॉन्ड, इस H में भी पार्शियल बॉन्ड, यहां पे भी पार्शियल, यहां पे भी पार्शियल, ये H, यहां CH2। इस तरह का रिजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास एक तरह का हाइब्रिड बन गया। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड रिजोनेंस? बेटे रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया करते थे कि नहीं? यहां कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और कॉन्जुगेट किसमें हुए, पाई में, जुड़े किसमें, पाई में। इसलिए इस कंसेप्ट को हमने एक नाम दिया, बोला दिस इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या नाम दे दिया, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। बेटा जी आईआईटी में पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती। ठीक, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH के जाते हैं और किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पाई में। इसलिए इसकी डेफिनेशन बोल दी गई, टेकिंग पार्ट ऑफ C2H सिग्मा बॉन्ड, C2H सिग्मा बॉन्ड in a multiple bond system, in a multiple bond system, taking part of C2H sigma bond in a multiple bond system is called as hyperconjugation. ये जो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले, these were the sigma electrons we had. ठीक, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में क्या करना, पार्टिसिपेट करना, उसको हमने हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दिया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है टेकिंग पार्ट ऑफ C2H सिग्मा बॉन्ड इन अ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम। पहली बात क्लियर हुई कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। अभी ज्यादा कुछ नहीं, भी बहुत कुछ सीखना है। ये बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन पता चली क्या होती है कि नहीं? ठीक, ओवरलैप कैसे हुआ ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, मेरे बच्चे अर्शिया प्लीज, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कि मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन बता, समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ये मैं आगे बताऊंगा नहीं कि क्यों हुआ। कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई चीज करवाई और मैंने उसको अनआंसर्ड छोड़ दिया क्लास के अंदर कि नहीं बेटा ये नहीं बताया जाएगा, अब आप ढूंढो? अरे जिसका लॉजिक पूछूंगा, जिसका बताऊंगा उसको तो बताऊंगा ही, पहले कंडीशंस तो समझो। ठीक, मेरे को सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आई कि टेकिंग पार्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? और कैसे इसने पार्टिसिपेट किया ये समझ में आया? कैसे इसके स्ट्रक्चर मैंने बनाए होंगे ये समझ में आया? लेकिन अब बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहली बात,
क्या ये रिजोनेंस के मुकाबले स्ट्रांग होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते थे? पाई, और पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे होते हैं? लूजली हेल्ड। और ये कौन से है? सिग्मा। सिग्मा क्या होते हैं? स्ट्रांगली हेल्ड। इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड along with पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिग्मा भी डिलोकलाइज हुआ और उसके आगे पाई भी, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हुई एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। तो क्या आसानी से आगे जाएंगे? तो क्या ये इफेक्ट वीकर होगा कि नहीं होगा? So this effect is weaker than that of resonant, quite weaker than that of resonance, because यहां पे delocalization किसकी है? Delocalization of सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहां डीलोकलाइजेशन किसकी हुई है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हुई है। ठीक, लेकिन अब बात यह है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती कहां है? व्हाट आर द कंडीशंस? सर ने तो मुझे से बता दिया यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। अभी अर्षा जी पूछ रहे हैं वो उल्टा कैसे हो गया? अरे भैया उल्टा बताऊंगा ना, पहले तो कंडीशन समझो, हुई कहां हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों हुई, तभी तो बता पाऊंगा मैं। अब कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन क्या है? देखो बेटे, कंडीशन समझ लेना ध्यान से। हमारे पास ये वाला जो कार्बन था, यानी कि ये वाला कार्बन है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सी ऐसे लिख देता हूं, तो बेटा ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है कि नहीं है? बोलो। डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है कि नहीं है? उससे अगले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन या जो भी, देखो बेटा ऐसा कोई भी कार्बन जिसकी वजह से प्रॉपर्टी होती है उसको फंक्शनल कार्बन बोलते हैं। ठीक, यहां प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड की वजह से होगी। जब भी ये कोई कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो इस डबल बॉन्ड की वजह से करेगा, है ना, तो प्रॉपर्टीज सारी इस डबल बॉन्ड की वजह से होगी। तो ये दोनों कार्बन फंक्शनल कार्बन होंगे। फंक्शनल कार्बन का अगला कार्बन हमेशा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं इनको? अल्फा हाइड्रोजन्स। ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं बेटा। ठीक, देखो बेटे, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आगे लिए जा सकते हैं। पर अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हुआ, यहां कार्बन हुआ, तो आगे इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जा सकते। सिंपल बात बेटा। अगर मैं इसमें ये जो पेयर है, सारे बच्चे इधर ध्यान देना, ये जो पेयर है मेरे पास, ठीक, ये वाला, ये कितने प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में है? बताओ कितने प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में है? इसका 6 प्रोटॉन है, इसके 1 प्रोटॉन है ना। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1, और कार्बन में कितने होते हैं? 6। टोटल मिला के प्रोटॉन कितने? 7। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर 7 प्रोटॉन की खींच में है कि नहीं? 7 प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं? और वहीं पर अगर मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ गए थे, जैसे कि हमने यहां पढ़ा, ये आ गए, अब ये इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में है? 6 इसके, 6 इसके, कितने? अब ये 12 प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में है, ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है, इसीलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड था, उसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड थे देन दैट ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। इसलिए इस डेफिशिएंट कार्बन ने, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होगा, अपनी तरफ खींच के अपने प्रोटॉन्स के बीच में इसको उलझा दिया होगा, अपने प्रोटॉन्स में इसका बॉन्ड क्या बना होगा? स्ट्रॉन्ग बना होगा, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे। पर मान लो अगर यहां अल्फा हाइड्रोजन ना होते, कार्बन होते, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, तो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन 12 ही प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में होते कि नहीं? तो यहां पे भी 12 प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में होते, तब क्या खींचे जा सकते? 12 प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस से निकल के 12 प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में ही जा रहे हैं, कोई फायदा हुआ? यहां तो अट्रैक्शन थी कि यहां प्रोटॉन कितने थे? 7, तो इलेक्ट्रॉन वर लूजली हेल्ड।
और यहां जाने के बाद प्रोटॉन कितने हो गए? 12। दे विल बी इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन की इंफ्लुएंस से निकल करके 12 प्रोटॉन की इंफ्लुएंस में जा रहे हैं, इसलिए वो डीलोकलाइज हुए। तो अगर यहां हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी और होता, हाइड्रोजन के अलावा क्या होता और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? क्या हीलियम होता? वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाता। क्या सोडियम होता? वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक। क्या कोई और होता? लिथियम होता? नहीं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता? कार्बन के साथ यहां हाइड्रोजन लगा होता है, यहां ऑक्सीजन लगा होता है, यहां क्लोरीन लगा होता है, यहां खुद कार्बन लगा होता है, या नाइट्रोजन। उन सब के प्रोटॉन ज्यादा है कि नहीं है? तो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है ही किसके? C2H बॉन्ड के। सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है ही किसके? C2H बॉन्ड के। इस वजह से अगर कहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अगले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेशन हो सकती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं। इसलिए कंडीशन है इसके लिए प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अगले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है तब तो बेटा जी हमारे पास क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। अगर नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। दिस इज द मेन कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसा बोल देता कि CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती? क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती? अल्फा कार्बन ये होता, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती? तो यहां पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना बच्चे। अगर मैं ऐसा लिख देता CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3H, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? कहां होगी? अब ये हमारा sp2 और ये हमारा अल्फा, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? डेफिनेटली होगी। इसी तरह से अगर मैं ये बोल दूं CH3 CH2 1 पॉजिटिव, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये कैसा होगा? sp2 और यहां पे ये कार्बन कैसा? अल्फा, और इसका जुड़े क्या? हाइड्रोजन। क्या यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? डेफिनेटली होगी। आगे चलते हैं। क्या हमारे पास इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? यहां पे भी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, फ्री रेडिकल का कार्बन sp2 ही होता है, और ये फिर से क्या आ गए? अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे भी होगी। समझ में आई बात? आगे क्या अब हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? क्या अब हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? बेटा ये अनायन वाला कार्बन इज sp3, sp3 होगा, तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? यहां पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। क्लियर? एक और भी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। क्या यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? क्या यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? यहां तो sp हाइब्रिडाइज आ गया और ये अल्फा कार्बन आ गया, उसका अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? पर यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बेटे जी ये sp है ना और ये sp3 है, इनका प्लेन अलग अलग हो जाएगा। जब प्लेन अलग अलग हो जाएगा तो क्या कॉन्जुगेशन हो पाएगी? वहां तो ट्रायगोनल स्ट्रक्चर की वजह से कोई एक बॉन्ड पास आ जाता था,
यहां तो ये लीनियर होगा, लीनियर की वजह से कोई बॉन्ड पास नहीं आएगा। इस वजह से एल्काइंस में नहीं देखते बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, किस में देखते हैं? एल्कीन्स में देखते हैं। मेरी बात समझे? अरे क्लियर हो गया? तो मेन कंडीशन क्या है बच्चों? मेन कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन की, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तब जाके हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। क्लियर है जी? अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है और कहां होती है। पहचान लोगे अब कहां होती कहां नहीं होती? ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, कहां होती है, ये तो समझ में आ गया। बट हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस में फर्क क्या है, अभी तो यही हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्योंकि ये भी हमें रिजोनेंस की तरह ही नजर आ रहा है ना भाई? इसमें भी तो हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें भी हम रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रिजोनेंस? तो यहां बेटे मैं लिख देता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है जी, और यहां पे हम बात करेंगे रिजोनेंस की। देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी डीलोकलाइजेशन थी? सिग्मा, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन थी। तो हम बोल सकते हैं दिस इज सिग्मा पाई, या वो चलो बाद में लिख देंगे, इसको बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जबकि रिजोनेंस में क्या था बच्चों? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर? बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोला, ठीक है, लेकिन रिजोनेंस में हमने बोला जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई होते हैं, तो उसको हम पाई पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं ना। चाहे वो किसी भी तरह का होगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन ही होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे। क्लियर? फिर अगली बात, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है उसमें क्या कॉन्जुगेशन की जरूरत है? इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। क्या रिजोनेंस के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी था? उसके लिए क्या जरूरी था? कॉन्जुगेशन वॉज जरूरी, कॉन्जुगेशन इज नेसेसरी। बेटा प्लेनर तो दोनों में ही चाहिए, है ना भाई? वहां पे भी तो sp2, यहाँ पे भी sp2 तो बोला ना, sp का नहीं बोला, क्यों? क्योंकि प्लेनरिटी में नहीं है, प्लेनर तो दोनों में ही चाहिए। पर एक मजे की बात, जो सबसे बड़ी बात थी, अगर इसके स्ट्रक्चर को एक बार नजर दौड़ाओ, कहां गए यार? इन स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड तो है ही नहीं। क्या यहां बॉन्ड है? क्या यहां बॉन्ड है? क्या यहां बॉन्ड है? यहां देखो बॉन्ड है क्या? हवा में लटके हाइड्रोजन, है ना भाई? तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? नो बॉन्ड रिजोनेंस। क्या बोल देते हैं? नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक, इसमें बॉन्ड नहीं है भैया, नो बॉन्ड रिजोनेंस है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस। ये नो बॉन्ड रिजोनेंस है, जबकि वहां पे क्या होता है? बॉन्डेड रिजोनेंस होती है ना जी? इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड ही रहते हैं कि नहीं, है ना जी? यहां बॉन्ड ही नहीं रहते। तो ये नो बॉन्ड रिजोनेंस और वो बॉन्डेड रिजोनेंस, ये बेसिक डिफरेंस हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन और किसके अंदर? रिजोनेंस में। अभी मेरे को सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? ठीक, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि डिस्कवर क्यों हुआ था, उसका आंसर अभी मिला नहीं हमारे को, आंसर मिलेगा आगे। ठीक, तो सबसे पहले ये बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, समझ में आया? हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ हो सकती है, ये समझ में आया? कैसे देखना है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, ये समझ में आया? उसके बाद क्या हमें ये पता चल गया कि रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में फर्क क्या है? और क्या हमें ये भी समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन वीक इफेक्ट है और जबकि रिजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है? ठीक है जी। अब
जैसे कुछ रिजोनेंस के टाइप थे तो कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन के भी टाइप होते होंगे। ठीक है जी, तो चलिए टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या टाइप्स हैं? देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स में पहला टाइप हमारे पास रहता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोवैलेंट, हेट्रोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर इसको ना एक और नाम देते हैं, वो पहले लिख देता हूं। इसको सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। नो, व्हाट द हेल इज सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन? बेटे, अगर पेरेंट स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज ना हो और उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पे चार्ज हो तो उसको सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। क्या बोला? इफ जो पेरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जिससे हमने सोचा कि इससे बना होगा, एग्जिस्ट तो वो भी नहीं करता। एग्जिस्ट सिर्फ कौन करते हैं? हाइब्रिड्स एग्जिस्ट करते हैं। पर जिससे हमने सोचा था, प्रोटीन से सोचा था। ठीक, तो इफ पेरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर does not have charge, whereas canonical structures other than the parent, canonical structures are charged। ठीक, देयरफॉर इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन किस तरह की बोलते हैं? सैक्राफिशियल। जैसे ध्यान दो, अगर मान लो मेरे पास इस तरह का था, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, यहां के इलेक्ट्रॉन हम ले गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन ले गए यहां। अगला स्ट्रक्चर क्या बनाया हमने? CH पॉजिटिव, H CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH2 नेगेटिव। क्या इसमें चार्ज था? पर क्या इसमें चार्ज आया? सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक, ऐसे ही अगला CH H, यहां पे H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। ठीक है जी, ऐसे ही अगला CH H H1 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है जी, बाकी इसका रिजोनेंस हाइब्रिड तो बना ही सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड तो बना ही सकते हो, है ना जी। तो इसमें आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं, बाकियों में चार्ज है, जहां से हमने शुरू की हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? बेटा, लोग ना ये पढ़ा बैठते हैं कि जैसे हमने ये कहा था कि रिजोनेंस इंक्रीजेस, रिजोनेंस डिक्रीजेस पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बताया था ना आपको बेटा मैंने कि रिजोनेंस पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करती है? डिक्रीज। तो कई लोग लल्लू ये पढ़ा देते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस पोलैरिटी। दैट इज ओनली सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन व्हिच इंक्रीजेस पोलैरिटी। क्योंकि पहले इसमें पोलैरिटी नहीं थी, बाद में चार्जेस आए, पोलैरिटी बढ़ी। पर ये स्टेटमेंट पास आउट नहीं करना कभी भी कि हाइपर कॉन्जुगेशन पोलैरिटी इंक्रीज करते, नहीं। ओनली हाइपर, ये जो हमारे पास सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये पोलैरिटी को बढ़ाती है। लेकिन एक दूसरी तरह की होती है बेटा, जिसको बोलते हैं आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन की जहां तक बात करें, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स में चार्जेस हैं। ठीक, ऑल स्ट्रक्चर्स हैव चार्ज, जिसमें सारे स्ट्रक्चर में चार्ज है।
ठीक है जी। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लो CH और यहाँ CH2 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव तो यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए भाई। ठीक, और हमारे पास मत डरा भाई, वैसे ही कमजोर दिल का प्लानी हूं मैं। यहां पे आपके पास ये बन गया। हाँ जी, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH H पॉजिटिव H डबल बॉन्ड CH2। अगला स्ट्रक्चर CH H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। क्या ये स्ट्रक्चर बना बेटा लोग? पहले पे भी चार्ज था, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, सभी पे चार्ज है। ये आइसोवेलेंट है। ये क्या है? आइसोवेलेंट। अब इसमें तो चार्ज की डिस्पर्सल हुई है। क्या इसने चार्ज को डिस्पर्स किया होगा कि नहीं? क्या इसने पॉजिटिव चार्ज को कम किया होगा कि नहीं? क्या इसने पोलैरिटी को डिक्रीज किया होगा कि नहीं? तो जो भी बोले कि हाइपर कॉन्जुगेशन चार्ज को या पोलैरिटी को बढ़ाता है, उससे गधा इंसान कोई नहीं है। वो सिर्फ क्या होता है, सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है वो चार्ज को बढ़ाती है, लेकिन आइसोवेलेंट जो होती है वो चार्ज को कम ही करती है। तो बेटा ये दो तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी। ठीक, तो प्यारे बच्चों इससे पहले कि आगे चले, जस्ट हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस ताकि आपको समझ में आए। पहली बात, हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर-नाथन इफेक्ट। ठीक है जी। और ये एंकीमेरिक रेजिस्टेंस कई लोग बोल देते हैं, अगर नाम आए तो घबराना नहीं, है ना। इसको मैंने बोला होता क्या, बोला टेकिंग पार्ट ऑफ C2H सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, C2H सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम, इसको हमने हाइपर कॉन्जुगेशन बोला। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन थी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के अगले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, फ्री रेडिकल के अगले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अगले कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी समझ में आ गया है कि C2H में सिर्फ 7 प्रोटॉन्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं और C2C में वो कितने हो जाते हैं, 12 प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा, तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी नेसेसरी अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसके बाद हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में फर्क क्या है। हमने बोला हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन वो पाई पाई कॉन्जुगेशन। यहां की नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वहां की नेसेसरी कंडीशन थी ओनली कॉन्जुगेशन। ठीक, यहां नो बॉन्ड रिजोनेंस, यहां पे बॉन्डेड रिजोनेंस। दिस इज अ वीक इफेक्ट एंड दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। क्लियर होगी बात? फिर हमने बोला कि दो तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन, सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। सैक्राफिशियल उसको बोला कि हमारे पास अगर किसी एक स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर में चार्ज है, तो वो सैक्राफिशियल है। अगर सभी में चार्ज है तो वो कैसा है हमारे पास, वो आइसोवेलेंट है। लेकिन एक ना प्रॉब्लम रह गई यार, ये जो H है ये क्या हवा में लटका रहेगा? इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना, कि बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो फिर क्या H हवा में लटका रहेगा? नन ऑफ दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। सो दीज हाइड्रोजन आर टाइटली हेल्ड। ठीक, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे पास ये है जिसमें पार्शियल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन को कहीं जाने नहीं दिया है। ठीक, पार्शियल उसको भी दिलासा देकर रखा, तेरे इलेक्ट्रॉन आएंगे तेरे पास। ठीक, इसको साथ में जोड़ के रखा हुआ है, पार्शियल बॉन्ड है इसमें भी। तो ऐसा मत सोचना कि हाइड्रोजन चले गए। हाँ, एक बात जरूर हो गई कि ऐसे हाइड्रोजन को निकालना बहुत इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया ये तो बेचारा वैसे ही सोच में होगा मेरे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे। बॉन्ड बॉन्ड जो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो कम हो गया ना, 1 से कम हो गया ना, पार्शियल बॉन्ड हो गया ना,
तो इसका वीक बॉन्ड हो गया ना, तो निकालना इजी हो गया। तो इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन हल्के हल्के एसिडिक भी हो जाते हैं, नॉट इतने ज्यादा, बट हल्के हल्के एसिडिक हो जाते हैं। आगे जाके आपको समझ में और भी आएगा। ठीक, तो बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आई कि नहीं? अब बात आती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेगी, इसकी पढ़ने से हमने कहां कद्दू में तीर मारा। ठीक, अर्शिया उस समय से नाराज बैठी, सर ने मेरे को डांट दिया। मैंने नहीं डांटा बेटा। ठीक, मैं हमेशा से तुम्हें एक बात बोलता हूं बेटा, मैं जो पूछूं पहले उसका जवाब मेरे को दें कि क्या ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि बेटा हर लेक्चर की अपनी एक टेंडम होती है ना। अब मैं तो रट्टा मार के आया हूं, अब तुम पीछे वाली बात आगे पूछ लोगे तो भैया मैं भूल सकता हूं, तो मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं। इसलिए बेटा लेक्चर का टेंडम ना टूट जाए, इसलिए जो चीज आपसे पूछी जाए पहले तो उसका जवाब दो, मेरे को ये समझ में आया कि नहीं। ठीक, और आपके हर क्वेश्चन का आंसर क्या लास्ट ऑफ लेक्चर में हो जाता है कि नहीं, है ना? होता है ना, फिर चिंता नहीं। हाँ, उसके बाद जब मैं बोल दूं खत्म, नाउ टेल मी एनी प्रॉब्लम्स, तब आप बोलेंगे यस सर दिस इज द प्रॉब्लम, तो हम डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को कि कहां पे क्या हुआ। बट एनी हाउ, अब हमारे पास रह गया बेटा इसकी एप्लीकेशंस, यानी वही क्वेश्चन कि अल्काइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट था उल्टा क्यों हो गया। ठीक, या फिर वो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया वो बॉन्ड लेंथ 1.42 ही क्यों हो गई। ठीक, वो सब इसकी क्या है एप्लीकेशंस, और बड़ी सारी एप्लीकेशंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हाइपर कॉन्जुगेशन के नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है। और बिलीव मी, हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन अगली बार करेंगे, बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा क्यों हुआ, या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से हमारे पास वो बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों हुई, उन सब के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें से जो अभी पढ़ाया मैंने, कोई बात समझ नहीं आई, कोई डाउट है, आस्क दैट प्लीज। हाँ जी बेटा। कौन सा बेटा? बेटा यहां पे एक छोटी सी चीज गलत हुई है, उसको सही करना है। हाइड्रेशन वॉज इन द फेवर ऑफ टर्शरी, नहीं हाइड्रेशन तो हमारे पास उसी के फेवर में थी। है हाइड्रेशन तो प्राइमरी के फेवर में ही थी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो हाइड्रेशन की जहां तक बात है, हाइड्रेशन फैक्टर का मतलब क्या है, किसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड। क्या इसका कॉन्जुगेटेड एसिड मैक्सिमम हाइड्रेटेड है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड मिनिमम हाइड्रेटेड है, यानी ये एसिड सबसे ज्यादा क्या है स्टेबलाइज्ड है, यानी इसका एच लेना सबसे इजी है, तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी के फेवर में हो गया हाइड्रेशन फैक्टर। ठीक, स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी, होगी कि नहीं? स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम इन प्राइमरी और मैक्सिमम इन टर्शरी, तो टर्शरी में स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी ज्यादा, तो टर्शरी के फेवर में एक कैरेक्टर नहीं रहा। ठीक है जी, टर्शरी में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, प्राइमरी में नहीं है, तो ये तो सही रह गया। अब इसके अकॉर्डिंगली सेकेंडरी में तो दोनों ही फैक्टर हमारे पास फेवरेबल हो गए। प्राइमरी के केस में देखो बेटा, एक फैक्टर तो हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस वाला, वो भी इसके फेवर में आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया बेटा हमारे पास हाइड्रेशन वाला, वो भी इसके फेवर में आ गया, तो इसके दो दो फैक्टर फेवर में आ गए, और यहां पे सिर्फ एक फैक्टर, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया। बिल्कुल क्लियर। अब दूसरी बात, अब आ गया अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है, अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो उसका प्लस साइड इफेक्ट बढ़ गया। प्लस साइड इफेक्ट बढ़ना मतलब किसका फैक्टर प्लस साइड किसके फेवर में था, टर्शरी के फेवर में था कि नहीं? तो टर्शरी के फेवर वाला करैक्टर बढ़ गया, एक बात। अब स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा हो गई, तो जो फैक्टर स्टीरिक हिंड्रेंस को फेवर कर रहा था, है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गई, तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस सभी में बढ़ेगी तो उसकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। ऐसे ही
जब यहां बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो वाटर पास कम आएगा। तो ये जो दो फैक्टर की कंट्रीब्यूशन है, दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या हो गई, कम। और इंडक्टिव फैक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या हो गई, ज्यादा। तो इंडक्टिव फैक्टर किसके फेवर में था, प्राइमरी के फेवर में था कि टर्शरी के, टर्शरी के, इसलिए टर्शरी ज्यादा हो गया और प्राइमरी कम हो गया। ऑर्डर इज वेरी करेक्ट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे पास। क्लियर, एनी अदर डाउट?